तो इसके पहले हमने 1564 तक की घटनाएं, अकबर के राजनीतिक विजय जो मालवा से शुरू हुआ था, गढ़कंटका 1564 तक की घटनाएं हमने देख ली थी। तो अब 1564 के बाद सीधे अकबर मेवाड़ का अभियान शुरू करता है 1567 और 68 में। अब अकबर के मेवाड़ अभियान से कई सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप से पूछी जाती हैं, क्योंकि इस घटना में बहुत कुछ है जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो वैसे भी, और साथ में मेवाड़ अभियान अकबर के अभियान का, उसमें उसके लिए भी कई सारे अहम तथ्य हैं। और फिर राजपूतों के साहस और वीरता का भी मेवाड़ अभियान साक्षी रहा है कि उसमें कैसे जयमल और फत्ता ने कितनी बहादुरी दिखाई और अन्य राजपूतों ने कितनी बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया। तो इसमें कई सारी चीज़ें मेवाड़ अभियान में हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो अकबर का मेवाड़ अभियान शुरू होता है 1567 और 68 में। तो सबसे पहले जो मेवाड़ की राजधानी है, मेवाड़ की जो राजधानी थी उस समय वह चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अब मेवाड़ के जो राजा उस समय थे, मेवाड़ के राजा उदय सिंह, उदय सिंह उस समय मेवाड़ के राजा थे। तो अकबर ने मेवाड़ अभियान शुरू किया तो सबसे पहले मेवाड़ में उसने 3 लोगों को भेजा कि वह उदय सिंह को मना ले कि उदय सिंह भी दूसरे राजपूतों की तरह, जैसे आमेर के राजा भारमल ने किया, मेवाड़ के उदय सिंह भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो आगे की घटनाएं उसको देखते हैं। पहले 3 लोगों को जो भेजा गया था उसमें, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से 3 लोग थे जिन्हें राणा उदय सिंह के पास भेजा गया और उन तीनों का क्रम भी कैसे था। तो सबसे पहले अकबर ने भेजा राजा भारमल को। राजा भारमल जो 1562 में मालवा के राजा थे, अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर के काफ़ी अच्छे मित्र हो गए थे और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर ही दिया था। तो इससे भी जाहिर है राजपूतों के साथ अकबर के संबंध अब काफ़ी सुधर गए थे और काफ़ी अच्छी उसने मित्रता स्थापित कर ली थी। तो सबसे पहले अकबर ने राजा भारमल को भेजा। फिर उसके बाद टोडरमल। टोडरमल के बाद भगवंत दास को दूत के रूप में भेजा। तो इन 3 लोगों को क्रमशः आमेर के राजा भारमल, भगवंत दास, टोडरमल और फिर भगवंत दास, इन तीनों को अकबर ने राणा उदय सिंह के पास भेजा कि उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन उदय सिंह ने ऐसा नहीं किया। तो आगे क्या हुआ फिर, जब राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं करने का जो प्रस्ताव था यह ठुकरा दिया और यह तीनों दूत मंडल जो भेजे गए थे क्रमशः वह वापस आ गए। फिर अकबर ने 1567 में मेवाड़ का घेरा डाल दिया। मेवाड़ यानी चित्तौड़ जो उसकी राजधानी थी, चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा 1567 में डाल दिया। अब जब राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अबुल फजल राणा उदय सिंह के विषय में कहता है कि वह अनेक समर्पित राजपूतों पर गर्व करने वाला राणा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। और इसकी वजह थी कि वह किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके पूर्वजों में किसी ने भी किसी दूसरे के सामने झुककर जमीन को नहीं चूमा था। तो यही वजह थी कि राणा उदय सिंह ने भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया और वह लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो 1567 में मेवाड़ का घेरा अकबर ने डाल दिया।
मेवाड़ का घेरा यानी राजधानी चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसको जीतने के लिए अकबर ने उसकी चारों तरफ से उसको घेर लिया। फिर काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे कि किसी तरह से किले में भूखमरी फैले, और अंत में पराजित होकर के, अंत में हार मान करके अकबर को लगा कि राजपूत हार मान लेंगे, उसको घेरे रहा जाएगा और खाद्य और रसद सामग्री यदि नहीं पहुंच पाई तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, और फिर आसानी से वह अधीनता स्वीकार कर लेंगे और हम कब्जा कर लेंगे। और यही किसी भी किले को जीतने की यही प्रक्रिया दिल्ली सल्तनत में भी और मुगलों पूरे मुगल काल में भी लगभग पहली जो प्रक्रिया कोई नीति थी किसी किले पर कब्जा करने की, वह यही थी कि किले को पूरी तरह से घेर लिया जाए और खाद्य और रसद सामग्री के जो सारे साधन हैं वह काट दिए जाएं। तो किले में, क्योंकि कोई भी किला अपने कितने भी संसाधन उसने जुटाए हों पर बहुत दिनों तक वह बाहरी जो खाद्य और रसद सामग्री आती थी बिना उसके वह चल नहीं सकता था, क्योंकि किले में राज परिवार, वहाँ बहुत सारे सदस्य, कई अहम राजा और परिवार के सदस्य शामिल रहते थे। तो मेवाड़ का घेरा 1567 में अकबर ने जब डाल दिया तो काफ़ी लंबे समय तक जब चित्तौड़ की घेराबंदी बनी रही और राणा उदय सिंह को जब लगने लगा कि अब यहाँ से काम नहीं बन पाएगा तो सरदारों से परामर्श करने के बाद वह किले को छोड़ करके बाहर निकल गए, और वहाँ से वह निकल गए। और राणा उदय सिंह जब वहाँ से निकल गए तो उन्होंने उस किले की कमान जयमल और फत्ता के हाथों में छोड़ करके और 7-8 हज़ार कई राजपूत सरदारों को, राजपूत सैनिकों को और जयमल और फत्ता के हाथ में कमान सौंपते हुए राणा उदय सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। राणा उदय सिंह जयमल और साथ में इसमें पत्ता या फत्ता भी लिखा रहता है, जयमल और पत्ता या फत्ता के हाथ में कमान सौंप कर किले से बाहर चले जाते हैं। किले से बाहर निकल जाते हैं। सॉरी, लाइट चली गई थी इसलिए रुकना पड़ा। तो हम देख रहे थे कि राणा उदय सिंह ने जयमल और फत्ता के हाथ में कमान सौंपते हुए खुद किले से बाहर चले गए, जैसा कि दूसरे सरदारों ने परामर्श दिया कि यदि राणा बचे रहेंगे तो बाद में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। तो राणा उदय सिंह के इस किले से बाहर चले जाने की वजह से कर्नल टाड ने उनकी आलोचना की है। कर्नल टाड, जिन्होंने बताया कि एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है, उसने कहा कि राजपूतों को राणा उदय सिंह का नाम अपने इतिहास से मिटा देना चाहिए, यह कर्नल टाड का कहना है। फिर उसके बाद जब राणा उदय सिंह बाहर चले जाते हैं और काफ़ी लंबे समय की घेराबंदी के बाद अकबर तब भी किले में अंदर घुस नहीं पाता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उसी समय अकबर यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि वह इस किले पर विजय पा लेगा तो वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की पैदल ही यात्रा करेगा। और पहली यात्रा उसने, हमने बताया था कि 1562 में की थी मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की। तो 1568 में इस विजय पर भी अकबर ने यह प्रतिज्ञा ली कि यदि वह जीतता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की पैदल यात्रा करेगा। तो यह भी पूछा गया है। कर्नल टाट का कथन हमने लिखा नहीं, उसको जानते रहें कि उसने कहा कि राजपूतों के इतिहास से राणा उदय सिंह का नाम मिटा देना चाहिए। और कर्नल टाट राजपूतों के इतिहास पर उन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो इस समय अकबर ने प्रतिज्ञा ली कि विजय के बाद यानी यदि वह इस किले पर विजय पा लेता है तो विजय के बाद वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पैदल यात्रा करेगा।
तो एक तो यह बात है। तो उसकी प्रतिज्ञा के बाद जब किले पर जयमल और फत्ता जमे रहे, राजपूतों के साथ 7-8 हज़ार वीर राजपूतों के साथ जयमल और फत्ता डटे रहे अंत तक। तो उसी समय जब एक गोली बताते हैं कि जयमल को लगी, अकबर की बंदूक से निकली। जयमल जब मर जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो फत्ता था वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ अंत तक डटा रहता है। और जयमल के मरने के बाद फत्ता अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ अंत तक युद्ध करते हुए मारा जाता है। और फिर जब सेनाएं अंदर घुस जाती हैं तो उसी समय 7-8 हज़ार राजपूत भी केसरी या बाना पहने अंत तक लड़ते हुए मुगल सेना से मारे जाते हैं। और जयमल और फत्ता भी दोनों उसी युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में अंत तक लड़ते रहे और मारे गए। तो इसमें जयमल व फत्ता वीरता से लड़ते हुए मारे गए। और फिर राजपूत स्त्रियों ने जौहर भी किया, जैसा कि राजपूत स्त्रियों की परंपरा भी रही कि कई राजपूतों में राजा के मरने के बाद वहाँ की स्त्रियाँ मुगल सेना या फिर दूसरे जो विरोधी सेना थी उसके हाथ में आने से बचने के लिए वह जौहर कर लेती थी। तो राजपूत स्त्रियों ने यहाँ भी जौहर किया। और जयमल और फत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाद में जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार 2 मूर्तियां बनवा करके आगरा के किले के बाहर रखवाई थी, जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होते हुए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब जयमल और फत्ता मारे गए और 7-8 हज़ार जो राजपूत थे वह भी वीरता से लड़ते हुए मारे गए, तो अकबर ने यहाँ बहुत बर्बरता दिखाई। और मुगल सेना, जैसा कि बताते हैं पहले यह परंपरा थी, तैमूरी परंपरा, कि पूरी तरह से निर्दोषों पर भी कत्लेआम किया गया। तो अंदर इस चित्तौड़ के किले में बताते हैं कि 30,000 किसान भी रह रहे थे, क्योंकि किले में काफ़ी बड़ा किला था और वहाँ खेती भी किले के अंदर होती थी, तो वहाँ किसान भी थे। और उसमें इस अभियान के समय लगभग 30,000 किसान, लगभग 30,000 किसानों की हत्या की गई। इतिहासकार बताते हैं, दरबारी इतिहासकार भी और आधुनिक इतिहासकार भी, कि यह अकबर के जीवन का एक काला अध्याय था। चित्तौड़ में अकबर ने सबसे अधिक नृशंस हत्याएं की, किसानों और राजपूतों की भी। लेकिन इसके बाद उसने निर्दोषों की हत्याएं करना बंद कर दिया था। तो यह चित्तौड़ में हुआ। अब किसानों की जब हत्या हुई और साथ में जयमल और फत्ता मारे गए, तो अकबर ने जैसा कि कहा था, प्रतिज्ञा ली थी कि वह पैदल ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करेगा। तो उसने चित्तौड़ के किले का भार आसफ खान को सौंपते हुए वह चला गया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने। तो यह भी पूछा गया है कि विजय के बाद चित्तौड़ का भार किसे सौंपा गया। तो अकबर ने चित्तौड़ का भार, चित्तौड़ किले की देखरेख, चित्तौड़ किले का भार आसफ खान को सौंप दिया। आसफ खान को सौंपा और वह चला गया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने। और फिर इस विजय के बाद 1568 में ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो पूछा जाता है कि चित्तौड़ का जो फतहनामा है यह भी अकबर ने 1568 में जारी किया, चित्तौड़ की विजय के बाद। यह सबसे अधिक में इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का फतहनामा 1568, अकबर ने फतहनामा जारी किया। और इस फतहनामे का वर्णन एक बुक है, एक किताब मुंसात नमकीन में इसका वर्णन मिलता है। मुंसात ए नमकीन, मुंसात ए नमकीन में अकबर के फतहनामे का वर्णन मिलता है। फिर अकबर इस जीत के बाद चला जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करने।
और फिर वापस आने के बाद उसने यह भी जानते रहे कि जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वह आगरा के बाहर लगवाई। जयमल फत्ता की मूर्तियां आगरा किले के द्वार पर लगवाई, जिसे बाद में औरंगजेब द्वारा हटवा दिया गया। तो ये सारी घटनाएं थी मेवाड़ अभियान की 1567 और 68 की, जब राणा उदय सिंह चले गए। बाद में राणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया और उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना भी उदय सिंह ने की थी। यह भी एक बार पूछा गया था कि शहरों की स्थापना के क्रम में, जैसे कि आगरा है और शाहजहानाबाद, दूसरे अन्य शहर भी, उन्हीं के साथ पूछा गया था कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी। तो क्रम में तो 1559 में ही उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना भी की थी। और फिर जब चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया तब वह उदयपुर को अपना राजनीतिक केंद्र बनाते हैं और वहाँ से अपना सेना का संचालन करते हैं। इस तरह से मेवाड़ और चित्तौड़ ने, मारवाड़ ने भी मेवाड़ के विषय में कहते हैं कि उन्होंने किसी के समक्ष कभी सर नहीं झुकाया था। आगे भी आप देखेंगे कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप भी इन्हीं के खानदान से आते हुए अंत तक लड़ते रहे और कभी मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया था। हालांकि कई राजपूत शासकों ने शुरुआत से ही मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे और अपनी जागीर को वतन जागीर के रूप में लेकर के अपना भी उन्होंने शासन चलाया, अपने पैतृक जो उनकी भूमि थी, और मुगलों के साथ उन्होंने सहयोग करके मुगलों को खड़ा करने में, उनके साम्राज्य विस्तार में कई राजपूतों ने बहुत मदद की। जैसा कि आपने देखा कि आमेर के राजा भारमल, फिर भगवंत दास और टोडरमल, और जो मान सिंह हैं, वह मान सिंह तो अकबर के सबसे खास थे और मान सिंह ने अकबर के लिए बहुत मित्रता की और बहुत एक विश्वसनीय मित्र की भांति अकबर के साम्राज्य विस्तार में मदद की। और बाद में भगवंत दास और मिर्जा जीज कोका और दूसरे अन्य भी लोग थे जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय तक, मिर्जा राजा जय सिंह भी औरंगजेब के समय तक, उन्होंने मुग़ल शासकों की काफ़ी मदद की साम्राज्य विस्तार में। तो ये सब घटनाएं थी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे 1568 के बाद, जैसे कि गुजरात 1573 में वह अभियान है, बंगाल है, फिर उसके बाद कश्मीर का कुछ और जो उसका विजय अभियान है क्रम में, हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।